हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसीसी लर्निंग। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर है। जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कैपिटल पब्लिकेशंस का स्टडी टेक्स्ट रीड करेंगे। तो मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप उसे वहां से डाउनलोड कर लें और आप जब रीड करना चाहें तब आप रीड कर लें। तो बेसिकली हमारे F2 क्या चीज़ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे नाम बता रहा है कि जो हमने अकाउंटिंग करते हैं मैनेजर्स के लिए, यानी मैनेजर्स को भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि कॉस्ट क्या आ रही है, इन्वेंट्री कैसी है। तो ये सब चीज़ें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिकली 17 चैप्टर्स हैं। इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं ये हमारे थ्योरी बेस्ड हैं। मतलब इसमें मोटा मोटी ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी है कि क्रक्स है एक तरीके का कि आप आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं। और आगे चल के आप जितने चैप्टर्स देख रहे हैं ये सारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हैं, कॉस्ट वैल्यूएशन के हैं कि हमारी कॉस्ट कैसे कैसे आ रही है। तो ये अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। जैसे नाम बता रहा है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं उन्हें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, वो क्या क्या करते हैं, उन्हें किस तरीके से वो चीज़ मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहली चीज़ है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हमने काफ़ी बार ये टर्म सुनी है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आज बेसिकली हम ये समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, डेटा डेटा मीन्स फैक्ट, मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारे नंबर्स, वो सारे लेटर्स, वो सारे सिंबल्स, वो सारे फैक्ट्स और वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी हम इधर उधर से इकट्ठा करते हैं वो सब डेटा होती है। यानी जो भी आपकी प्राइमरी नॉलेज है, जो आपकी सबसे आपने रॉ चीज इकट्ठी करी, वो डेटा होता है। फिर भैया इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन वही डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है कोई एक डिसीजन लेने के लिए, तो वो प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। फिर से करते हैं, डेटा क्या है? डेटा आपका लेटर्स, सिंबल्स या रॉ, जो भी रॉ डिटेल्स होती हैं वो सब डेटा होती हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा होता है जो किसी डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है। अब हम जैसे ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने डेटा इकट्ठा करा, फिर उसमें से काम की चीज़ यानी उसका मीनिंग निकाला और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो अब इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इफ एनी इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने जो ऊपर पढ़ा ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कैप्टन पब्लिकेशंस में ये खासियत है कि आप जो टॉपिक्स पढ़ते हो उसके हाथ क्या छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं जिससे वो क्लियर होता रहे। तो इंफॉर्मेशन और डेटा सेम होते हैं? नहीं, सेम नहीं होते। डेटा कैन ओनली बी फिगर्स? नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डेटा लेटर, सिंबल, रॉ, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ फिगर नहीं होता। तो ये भी नहीं हुआ। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डेटा फैक्ट, सिंबल्स, लेटर कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ फिगर्स नहीं होती। तो ये भी गलत हुआ। अब डेटा रिजल्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा कि इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस डेटा होती है, ना कि डेटा एक इंफॉर्मेशन होता है। तो ये भी गलत। तो हमारा अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन बचा? सी, यानी इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। तो ये चीज हमने पढ़ी कि इंफॉर्मेशन कब मिलती है? जब हम डेटा को सॉर्ट करते हैं, यानी डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यानी कोई भी गुड इंफॉर्मेशन होने के क्या क्या खासियत होती है। तो यहाँ इन्होंने इसको याद रखे, इसके लिए एक टर्म दिया है, एक्यूरेट। यहाँ एक्यूरेट टर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक्यूरेट हो तो वो इन्फॉर्मेशन बढ़िया है। एक्यूरेट यहाँ इन्होंने एक एब्रीविएशन दिया है जिससे आपको याद रहे कि क्या एक गुड इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ए फॉर एक्यूरेट, मतलब पहला वर्ड वही आ गया, एक्यूरेट। कोई भी इंफॉर्मेशन है, जब तक वो एक्यूरेट नहीं है तब तक वो अच्छी इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है। जैसे मैं बताऊं, आपको एग्जांपल दूं कि मेरा एक प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने उसने हिसाब लगाया कि इस बार हमने 100 टन प्रोड्यूस करा। तो हो सकता है कि 101 टन प्रोड्यूस करा उसने, पर जब वो मेरे पे रिपोर्ट दे रहा है तो उसने 100 टन बोल दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे वो 1 टन की इतनी वैल्यू नहीं थी। पर अगर मैं हिसाब लगाऊं कि मुझे पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, तो हो सकता है मेरे लिए हर सेंट भी मैटर करे। तो आप इसे एक रीड करिएगा, इन हर चीज को आप एक रीडिंग करते हुए आइएगा यहाँ से भी। तो इसमें चीज लिखी हुई है कि व्हेन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ आउटपुट, मैनेजर्स मे वांट द कॉस्ट टू बी एक्यूरेट टू द नियरेस्ट सेंट।
तो वहां एक सेंट की भी उतनी वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट क्या आता है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली और वो कंप्लीट ही नहीं है, यानी या तो वो बहुत कम है या तो वो बहुत ज्यादा है, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रहा। जैसे अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया है ना वेरिएंस का, अभी आप इसे पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वेरिएंस अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज को आप अभी छोड़ सकते हो, कंप्लीट वाला पार्ट आप समझ लो। ये रीड करना आप अभी छोड़ सकते हो कंप्लीट का, क्योंकि ये अभी आगे चल के कवर होगा तो मैं वहां पढ़ाऊंगा। अब इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। मतलब जो भी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, जो हमने इंफॉर्मेशन बनाई, अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन निकालने में ही उतना खर्चा आ गया जितना हमारे उससे बेनिफिट नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे बढ़िया होगी। देखो ये इलस्ट्रेशन आप पढ़ो तो बढ़िया, वरना अगर इसका ग्राफ देख लो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कि जैसे हमारी कॉस्ट है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ हमारी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, जितने जितने हम आउटपुट करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। पर जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने जनरेट करी है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक तो बढ़ती रहेगी, अब यहाँ आके वो रुक जाएगी। या तो वो यहाँ से स्टेबल हो जाएगी या वो यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक इंफॉर्मेशन ड्राइव करी, तो वो आपको एक हद तक तो बेनिफिट दे देगी, पर टू दी एंड जाके वो इंफॉर्मेशन हो सकता है स्टेबल हो जाए या नीचे आ जाए। तो ये जो इसका ऊपर का पार्ट है ना यहाँ तक का, ये हमारे लिए गुड इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये हमें बेनिफिट ज्यादा दे रही है और कॉस्ट कम। बट इसके आगे का जितना ये पार्ट है, ये सब बैड इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये हमें कॉस्ट ज्यादा दे रही है कंपेरेटिव टू इट्स बेनिफिट। अब आता है अंडरस्टैंडेबल, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने बनाई वो अंडरस्टैंडेबल हो। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, अगर यही मैं एग्जांपल्स छोड़ के सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज पे आ जाऊँ तो आपको वो समझने में दिक्कत देगा, वो आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको मिली तो वो अंडरस्टैंडेबल हो, रेलिवेंट। अब देखो, एक रेलिवेंट और एक टाइमली या फिर टाइम बाउंड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर जगह यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने, मान लो कोई इंफॉर्मेशन बनाई 1920 की, और मैं वो अपनी कंपनी में 21 में सबमिट कर रहा हूँ, 2021 में, तो क्या उस इंफॉर्मेशन का कोई रेलिवेंस रह गया? नहीं। अब वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो हमेशा रेलिवेंट होनी चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए मिल रही है और उस पर्पस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अब जो इन्फॉर्मेशन 19 के पर्पस की थी वो मैं 21 में सबमिट कर रहा हूँ, तो उसका पर्पस खत्म हो गया। अब असेसेबल, यानी जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सामने वाले को इजीली असेसेबल हो, उसके पास आसानी से पहुंच सके, उसे वो इन्फॉर्मेशन मिलने में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब मैं ये बोलता कि आप लोग पहले मुझे डीएम करो, फिर मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, उस पर एक पासवर्ड लगा होगा, तो वो आपके लिए असेसेबल नहीं होता। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट लिंक मिल गया आपको, तो आपके लिए वो असेसेबल है, इजी टू रीच है, कि आप जल्दी से उसे रीच कर रहे हो। टाइमली, जैसे हमने रेलेवेंट में समझा था कि इंफॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन मैनेजर को उस टाइम तक मिल जानी चाहिए जब तक वो डिसीजन ले रहा है, अगर उसके बाद मिलेगी तो कोई फायदा नहीं है। एंड लास्ट, इजी टू यूज। इंफॉर्मेशन अगर ये सब क्राइटेरिया पूरा करती है तो अपने आप इजी टू यूज हो जाती है। अब इन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया है, एक बुक से एक छोटी सी स्टोरी उठाई है स्टीव जॉब्स की, तो इसे आप छोटा सा रीड कर लीजिए। बहुत बढ़िया स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा रीड करने में। मतलब कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये हर चीज अलग होती है, ये तीनों चीजें एक नहीं है। अब हम आते हैं मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अगर आप और हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कोई सोच के संग करेंगे, एक विजन के साथ करेंगे कि हमें इस बिजनेस को यहाँ तक ले जाना है। तो जो यहाँ तक ले जाना वाली बात हो गई ना, ये मिशन स्टेटमेंट होता है। यानी अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो उस बिजनेस का कोई पर्पस होगा, उस बिजनेस की कोई स्ट्रेटजी होगी, उस बिजनेस की कोई पॉलिसीज होंगी और एट द एंड उसकी कोई वैल्यूज होगी। मतलब अगर मैं किसी बिजनेस की प्लानिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने उससे पहले ही सोच लिया होगा कि मुझे अपना बिजनेस पूरे एशिया में फैलाना है, यानी मेरा पर्पस क्या है, उस बिजनेस को पूरे एशिया में फैलाना। अब मैंने एशिया में तो फैला दिया, मतलब मैंने सोच लिया कि मैं एशिया में फैलाऊंगा। अब फैलाऊं कैसे? तो उसके लिए मेरे को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब मैं इस को बिजनेस को अपने एशिया में ऐसे फैला पाऊंगा। उसके बाद अगर मैंने स्ट्रेटजी बना ली तो किस पॉलिसीज को मैं अडॉप्ट करूंगा, मेरा बिहेवियर क्या होगा, मेरा स्टाफ कैसा होगा, ये सब।
और टू दी एंड मेरे वैल्यूज क्या होंगे। जैसे मेरे पर्सनल वैल्यूज हो गए कि मैं किसी को हेल्थ हैजार्डियस प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, तो ये मेरे खुद के वैल्यूज हो गए। इसको भी आप एक छोटा सा रीड करिएगा। अब जैसे कैप्टन पब्लिकेशंस वालों ने अपना खुद का एक मिशन स्टेटमेंट दे रखा है, क्या कि इनका विजन क्या है। इन्हें अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है, इन्हें नॉलेज प्रोवाइड करनी है, इन्हें एक सपोर्ट देना है बच्चों को, इन्हें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है और रिजल्ट्स लाने हैं। तो ऐसे हर कंपनी, होंडा हो गई, डिज्नी हो गई, टेस्को हो गई, वर्जिन एटलांटिक हो गई, तो ये सारी कंपनीज के अपने खुद के मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं कि इन कंपनी को कहाँ तक ले जाना है। तो बस हमने इसमें बस इतना ही पार्ट पढ़ा। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजरियल प्रोसेसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब ये तीन वर्ड थोड़े सुने सुने लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स के हैं उन्होंने क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में ये चीज पढ़ी है कि एक मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं और ये तीनों उसके ही फंक्शंस हैं कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब प्लानिंग क्या होता है? अब हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, उसका मिशन स्टेटमेंट बना लिया। अब मिशन स्टेटमेंट बनाने के बाद अब हम उसके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि भैया मुझे एशिया में फैलना है, वो दूसरी बात है। अब पहले ये देखो कि एशिया में फैलना है तो ऑब्जेक्टिव बना, अब वो कैसे फैला जाए उसके लिए वे डिसाइड करेंगे। अब मुझे क्या क्या उसके मीन्स हैं, अब वो डिसाइड करेंगे। अब ये सब डिसाइड होने के बाद हम उसका डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने जो सोच लिया उसे इम्प्लीमेंट करके ही तो हम उसे वहां तक पहुंचेंगे। अब भैया हमने सोच भी लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया, अब क्या बचा तीसरे बात? अब कंट्रोल बचा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ये बताता है कि क्या हो गया और क्या आपने सोचा था, इसमें क्या डिफरेंस है। यानी मैंने प्लानिंग करी थी कि मुझे 100 टन माल बनाना है, अब बनाया मैंने 90, तो ये जो 10 टन का डिफरेंस आया ना, ये मैं कंट्रोल में जज करूंगा कि ये क्यों आया, और अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ट्राई करूंगा कि ये 10 टन का डिफरेंस ना आए। अब यहाँ इन्होंने बताया कि प्लानिंग क्या होती है। देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हेल्प करती है। पहला स्टेप होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। प्लानिंग टेक्टिकल हो सकती है, स्ट्रेटजिक हो सकती है। अब ये चीज़ें भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पर कोई एक अच्छी प्लानिंग होने के लिए वो स्मार्ट होनी चाहिए। अब भाई आप बोलोगे भाई मैंने प्लानिंग करी है, ऑब्वियसली बात है स्मार्ट होगी, या वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट अगेन एक एब्रिविएशन है जो याद रखने के लिए आपको इजी रहेगा कि आपकी प्लानिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव है उसी की तरफ होनी चाहिए। मेजरेबल यानी आपको खुद को पता होना चाहिए आपका कंपटीशन क्या है। अटेनेबल यानी ऐसा कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि आपकी मशीनरी सिर्फ 10 टन प्रोड्यूस कर सकती है और प्लानिंग 100 टन की है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ अचीवेबल होना चाहिए। रेलिवेंट और टाइम, ये मैं अगेन बता चुका हूँ पहले, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें मिलके, स्मार्ट मिलके आपकी प्लानिंग को अच्छा करती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या पार्ट आता था? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग। यानी अब हमने जो दो तीन चीजें सोची थी, जहां भी कंपैरिजन आता है ना, वहाँ डिसीजन मेकिंग ऐसे लगा दो कि देखो, हमने जब प्लानिंग करा तो हमने दो तीन ऑल्टरनेटिव सोचे होंगे, तो उसमें से जब हम एक चूज करते हैं तो वो हमारा डिसीजन मेकिंग हो जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज प्लानिंग। बिना प्लानिंग करे डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। अब उसके बाद क्या होता है? भैया डिसीजन भी ले लिया, प्लानिंग भी कर ली, अब कंट्रोल, कि हमने जो सब करा अब हम उसे जज करेंगे, हम उसका फीडबैक लेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमने प्रोड्यूस करा वो सब पर्पस मीट करता है या नहीं करता है। हम उसके लिए बजट्स और प्लान डिसाइड करेंगे। अब ये सब सिस्टम कैसे चलता है? हमने सबसे पहले प्लानिंग का इनपुट डाला सिस्टम में, उसके बाद हमें आउटपुट मिला, फिर हमने ये देखा भैया प्लान्स और बजट के हिसाब से सब कुछ कैसा रहा, फिर हमने उसको कंट्रोल करा यानी हमने सब एनालाइज करा, फिर उसके बाद कोई कमी रह गई तो हमने इनपुट में डाला और एनालाइज करने के लिए हमने सिस्टम में वो चीज़ करी। अब ये आप एक रीड करिएगा ये सेक्शन। अब यहाँ पे एक आता है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एक और। अब देखिए, मैं एक एग्जाम के लिए एक शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूँ जो आपको एग्जाम इजी कर देगा, कि हर एक स्टेप बिजनेस में लिया हुआ डिसीजन मेकिंग होता है। बिना डिसीजन लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो बिंदास कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिसीजन मेकिंग तो आप लगा दीजिएगा। अब इसके बाद आता है, ये पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल बजट फॉर अ कॉस्ट सेंटर। यानी अब हम पूरे साल का बजट सेट कर रहे हैं, यानी हम प्लानिंग कर रहे हैं। रिवाइज बजट्स, अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ एक वर्ड आ गया रिवाइज बजट।
इसका मतलब हो गया हमने जो बजट बनाए थे उसमें शायद कोई कमी थी, अब हमने उसे रिवाइज करा, यानी अब हमने उसे कंट्रोल करा। अब इम्प्लीमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब ये क्या होता है, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उन्होंने क्या लगा कि डिसीजन मेकिंग तो सब में होता ही है, तो हो सकता हो कि कंट्रोल हो। बट अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन मेकिंग होता है, तो इसमें ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग हुआ। सेट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं यानी हमने प्लानिंग करी है। कंपेयर एक्चुअल, अब अगेन फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हमने कंपेयर करा है तो यानी हमने कंट्रोल करा है। अब लेवल्स ऑफ प्लानिंग, जो क्लास 12th के बच्चे हैं कॉमर्स के, अगेन उन्होंने क्लास 12th की बिजनेस में एक चीज पढ़ी थी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऐसे एक ट्राइंगल बना हुआ था और ऐसे उसे इंडिकेट करा था। तो वहां वो क्या बताते थे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, कंपनी के सीईओज, शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स कह सकते हैं। तो वो लोग जो प्लानिंग करते हैं ना, वो आती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्यों? क्योंकि वो लोग छोटी प्लानिंग नहीं करते। उनका एम ये नहीं होता कि उन्हें एक साल में कितना कमाना है, उनका एम होता है कि उन्हें 5 साल में अपनी कंपनी को पूरे इंडिया में फैलाना है, एशिया में फैलाना है, फिर वर्ल्ड में फैलाना है, ऐसे। तो वो लॉन्गर टर्म से प्लान करते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान करते हैं। उनका मोटिव सिर्फ सेल नहीं होता या सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होता, उनका मोटिव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होता है। ये देखिए कौन कौन होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं जो फर्म के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी जो बेसिकली हमारे सेल्स हेड हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड जितने होते हैं ना, वो सारे हमारे सेकंड लेवल में आते हैं यानी मिडिल लेवल में। उन सबका काम क्या होता है, उन्होंने टॉप लेवल यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ली। अब स्ट्रेटेजिक प्लान लेने के बाद वो अपने तरीके से इस अब वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, यानी वो शॉर्ट चंक्स यानी छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड करके उस काम को पूरा करने में हेल्प करवाएंगे। अब इसके बाद क्या आते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग। अब हमें इस नाम से पता चल रहा है, ऑपरेशन का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं ना, वो ऑपरेशनल प्लानिंग में आते हैं। यानी जो मान लो हमारे वर्कर यूनियन का हेड है, वो ये डिसाइड करेगा कि सुपरवाइजर है, वो क्या डिसाइड करेगा कि आज वर्कर से क्या काम कराना है, वो ये नहीं सोचेगा कि एक साल में कितना काम कराना है। तो जो डे टू डे प्लानिंग करेगा ना, वो ऑपरेशनल प्लानिंग में आ जाएगा। अब इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है छोटा सा, कि प्राइवेट स्कूल्स में और एक बिजनेस में कैसे कैसे मिशन ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी वही मिशन स्टेटमेंट क्या होता है इनका, इनकी प्लानिंग कैसे होती है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, इनकी प्रैक्टिकल लेवल पे, इनकी ऑपरेशनल लेवल पे। अब एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज कम्युनिकेटेड अ डिटेल्ड बजट टू एंश्योर दैट कॉस्ट सेविंग टारगेट्स आर अचीव्ड इन द फोर्थ कमिंग पीरियड। अब मैंने ये हाईलाइट क्यों करा, क्योंकि इससे हमारा एक ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि ऑपरेशनल का मतलब हमने क्या पढ़ा ऊपर, कि ये डे टू डे एक्टिविटीज होती है, डे टू डे एक्टिविटीज। और यहाँ क्या आ गया कि ये फोर्थ कमिंग पीरियड, तो एक तो अपने आप हट गया। अब स्ट्रेटेजिक का हमने क्या पढ़ा था, कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स बनाते हैं, ना कि सिर्फ कॉस्ट काटने के लिए। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब हम पे क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। अब इनका काम क्या होता है कि छोटे छोटे डिपार्टमेंट, यानी ये कॉस्ट डिपार्टमेंट का हेड है, ये कॉस्ट डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट अकाउंटेंट है जो कॉस्ट कट करना चाह रहा है। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं इस चैप्टर को पहले सोच रहा था कि एक वीडियो में कवर कर दूं, बट आप इसको यहाँ तक रीड करिए, पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछिए। कोई आपको और अदर इशू आ रहा है, आप कमेंट में कंफर्टेबल नहीं है पूछने को, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करिए। आपको कोई भी इशू आती है आप ओपनली पूछिए, पर आप यहाँ तक का पढ़ के रखिए बढ़िया से। कोई दिक्कत आए तो मैं हूँ। और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक संग डाल दूंगा तो वो बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतना सारा एक संग सर कैसे पढ़े। वैसे अपना ज्यादा नहीं रहता है, अगर हम देखें तो हार्डली थोड़ी सी, जितना आपने ये पढ़ा ना, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने 60% पढ़ लिया। तो जितना अपना रहता है हम कल कल की वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग हमने करी थी कि ये रहा, कि प्रिपरेशन क्या होती है, प्लानिंग में आता है, डिसीजन मेकिंग तो सारे होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमने बजट रिवाइज करा, कंट्रोल में आ गया। इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ डिसीजन मेकिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करे तो प्लानिंग हो गई, कंपेयर करा तो कंट्रोल हो गया। तो इस चीज की आप टेंशन मत लीजिए कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं। जितना अभी तक पढ़ा दिया अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करिए,
बाकी कोई इश्यू आता है। पर हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने पार्ट मैंने आपसे रीड करने को बोले, जो मैंने यहाँ छोड़े हैं कि ये आपको रीड करना है, ये रीड करना है, तो ये सब रीड जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है आपको इनके बीच में कोई इश्यू आए, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, गलत हो तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। बाकी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं हूँ। ओके, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।